मित्रों, इन दोनों पोतियों का किस्सा आपने पिछले भाग में सुना। अब इनके डांट का किस्सा सुनिए। पंडित इलाचंद जोशी बड़े भावुक और बच्चों के बहुत प्रिय थे और उनकी दोनों पोतियां उनके पीछे आगे लगी रहती थीं। तो जब वो लिखते थे तो इसमें उनको मना रहता था, लेकिन फिर भी वो आ जाती थी। देखिए, किस्सा बड़ा मज़ेदार है। पंडित इलाचंद जोशी ने बताया कि दोनों पोतियां अभी तक इस संबंध में तनिक भी आश्वस्त नहीं हुई कि उनके हाथ पकड़े बिना एक कदम भी चल या फिर नहीं सकता हूँ। जब मैं लिखने बैठता तब दोनों इस बात का पूरा ध्यान रखती कि उनके बोलने या खेलने से लिखने में तनिक भी बाधा ना आनी पाए। उस बीच वह न किसी से कुछ बोलती, न हंसती, न रोती। एक दूसरे को छुपाते हुए मुंह पर हाथ रखकर संकेत से एक दूसरे को चुप रहने के लिए अनुशासित करती रहीं। सिगरेट हाथ में लेते ही वह मुझे प्यार से डांटते हुए कहती, दादाजी आप बहुत सिगरेट पी रहे हैं और पी भी चुके हैं, अब फ़ौरन बंद कीजिए। एक भी आपने पी तो हम पापा मम्मी से शिकायत कर देंगे, तब आपको न नाश्ता मिलेगा, न चाय, न कॉफ़ी। हंसी आने पर भी मैं उनकी बात का न कोई प्रतिवाद करता न डांटता। वो सचमुच ही अबोध और आशंका से अपना मुंह टेढ़ा बनाकर कुछ देर तक मन मार कर बैठ जाती। मैं इतने डांट के बावजूद आगे क्या लिखना है सोचता जाता, किंतु बच्चियों की धमकी के बावजूद कभी नाश्ते पानी में कमी नहीं रही। सिगरेट के कड़े राशन के कारण मैंने अपने बेटे बहू को एक कड़ी हिदायत दे रखी थी कि घंटे प्रति घंटे बाद या तो चाय या कॉफ़ी या दूध या हल्का नाश्ता मुझे मिलते रहना चाहिए। बाहरी सुविधाओं का अभाव तो तनिक भी नहीं रहा, इसलिए मेरे कलम की गति में कोई कमी नहीं आई। किसी भीतरी असुविधा से भी कभी किसी का अनुभव मुझे प्रकट में नहीं हुआ था। प्रतिदिन मैं नियत समय में आरंभ से बैठ जाता, 2 या 3-4 पृष्ठ बड़े आराम से लिख लेता। उसके बाद भोजन के तैयार होने की सूचना मिलते ही उठ बैठता। इस काल में मुझे एक विचित्र रहस्य का अनुभव अपने लेखन के संबंध में हुआ। वो यह अनुभव लिखते समय नहीं हुआ था, तब हुआ जबकि एक रौ में लिखते लिखते मेरा रजिस्टर समाप्त हो गया। यदि मुझे किसी क्षण इसका आभास होता तो मैं एक निरर्थक परिश्रम से बच जाता। मैं लिखने बैठा था ऋतुचक्र नामक उपन्यास का दूसरा भाग। रजिस्टर के समाप्त होने तक मेरी कथा योजना का आरंभ भी नहीं हो सका। न जाने कहाँ से दार्शनिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री सिद्धांतों के प्रतिपादन में ही बहक गया। इस बात की ओर मेरा ध्यान तब गया जब मैं पंतनगर से इलाहाबाद वापस आया। इससे पहले अपनी किसी भी रचना के संबंध में इस तरह की अनमनस्कता का अनुभव मुझे नहीं हुआ था, पर जब गहराई से सोचता हूँ तब मुझे लगता है कि उपन्यासों को लिखते हुए बीच बीच में कुछ निराली सी अनमनस्कता के क्षण आते रहते थे। इस तरह से नहीं कि प्रारंभ से लिखने बैठा है, कुछ लिखता जाता हूँ कुछ, वह भी लंबे समय तक। यह लेखकी अनुभव का एक नया ही उदाहरण जो मेरे सामने आया वह अद्भुत और अपूर्ण था। वैसे कई लेखकों और कवियों में भी इस तरह की अद्भुत स्थिति पाई गई है। बचपन में पढ़ी रविन्द्रनाथ की एक कविता मुझे इस संबंध में रह कर मेरे मस्तिष्क में कुरेद रही है। यह कविता तो मुझे इस समय ठीक से याद नहीं, परंतु मूल रूप से इस प्रकार है। आय की कौतुक नित्य नूतन, ओगो कौतुकमयी, आमी जहा किछु चाही लिखी बारे, बलिते दिते छे कई, अंतर माझे बसी अहरह। मुख भोते तुमी भाषा केड़े लहो, मेरी कथा लय तुमी कथा कहो, मिशाए आपन सुरे की बलिते चाई, सब भूले जाई तुमी जा बताओ, अमी बेती अमी बोलिताई। इसका अर्थ है, हे कौतुकमयी, तुम मेरे साथ प्रतिदिन क्या खिलवाड़ करती हो। मैं जो भी बात कहने बैठता हूँ उसे तुम मुझे कहने देती हो, अर्थात लिखने नहीं देती हो। तुम मेरे अंतर में निरंतर बैठी रहती हो और मेरे मुंह से, कलम से मेरी ही अपनी बात छीन लेती हो। तब मेरी बात को लेकर अपना बनाकर अपने ही निजी स्वर में, अपनी निजी शैली में दोहरा देती हो। मैं क्या करना चाहता था, क्या लिखना चाहता, सब भूल जाता हूँ
और तुम जो कुछ कहलवाना चाहती हो वही कहने का, लिखने का मन करता है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह कविता मैंने बचपन में पढ़ी थी। इसे पढ़े हुए आज 65 वर्ष बीत चुके हैं। ये प्रारंभिक पंक्तियाँ मुझे याद हैं। सभी तीव्र चेतनाशील कवि व लेखक अवश्य अपने अपने अनुभवों के कारण परिचित होंगे। ऋतुचक्र के पहले भाग की कथा पृष्ठभूमि का एक पहाड़ी अंचल से संबंधित थी, इसलिए उसके दूसरे भाग में भी एक दूसरे पहाड़ी अंचल को अपनी कथा की आधारशिला की स्थापना करना चाहता हूँ। देखते रहिए, उसके बाद कथा खूब सूत्र को कहाँ से कहाँ ले लूँ। जिस कौतुकमयी की बात पूर्वोक्त कविता में कही है वह न जाने मुझे किन नए संदर्भों की भूमियों में ले जाकर पटक दे या मेरा मार्गदर्शन कराए।